वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम BPAC 132 के क्वेश्चन के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको अधिकतम मार्क्स 100 मार्क्स है और पासिंग मार्क्स 35 मार्क्स लाने हैं और इसका मैक्सिमम आवर्स 3 घंटे का है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं जो कम से कम 500 शब्दों में होने चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन है, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। मिनिमम एक पार्ट से 2 क्वेश्चन होने चाहिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, न्याय संहिता पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण कीजिए। अपने श्रम पूंजी संबंध के बारे में विचार करते हुए गांधी जी दोनों के बीच सहयोग एवं पारस्परिकता की बात कहते हैं। एक आदर्श स्थिति के रूप में श्रम पूंजी को एक दूसरे को पर्याय बनाते हैं, परंतु वास्तविक स्थिति में ऐसा नहीं होने पर उस आदर्श की ओर जाने हेतु उपाय भी प्रस्तावित करते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वामित्व की समस्या पर विचार करते हुए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। यह सिद्धांत उनके जीवन दर्शन से प्रस्तुत हैं, जिसमें पूर्वी एवं पश्चिमी सांस्कृतिक विरासत है, जो आध्यात्मिक एवं धार्मिक तथा अपनी प्रकृति में नैतिक एवं सामाजिक है। अपने गहन विस्तृत अध्ययन से गांधी जी ने स्वामित्व की समस्या का हल भगवत गीता और उपनिषद के जरिए प्राप्त किए। गांधी जी का तत्कालिक समय सामाजिक अन्याय, आर्थिक असमानता और आर्थिक संकेंद्रण का था। यह समस्या काफी हद तक ही पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का परिणाम थी। इस व्यवस्था के परिवर्तन हेतु 2 दृष्टिकोण प्रचलित थे। एक क्रांति के जरिए समूची व्यवस्था को बदलने का विचार करता था, इसके लिए हिंसा का रास्ता भी बनने था। दूसरा, इसमें अभिजातीय वर्ग यथास्थिति बनाए रखने चाहता था, जो उनकी आर्थिक व राजनीतिक स्थिति को मजबूर करती थी। यह दोनों दृष्टियाँ अतिरेकपूर्ण थीं। गांधी जी ने इस संदर्भ में एक नवीन ट्रस्टीशिप प्रदान की। गांधी ने व्यक्ति और समाज के निरंतर विकसनशील सिद्धांत को स्वीकार किया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सत्य अहिंसा को आधार बनाकर स्वामित्व की पुनर्रचना कर समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन को जन्म देता है। गांधी जी ने स्वामित्व के विचार को भ्रामक एवं हिंसापूर्ण बताते हुए उसमें सुधार स्वामित्व विचार व्यक्ति के और प्रकृति पर विशेष अधिकार प्रदान करते हुए किया। तत्कालिक मानवीय कानून और सामाजिक वायदों को अतिक्रमण करता है। यह अवधारणा समाज में शोषण, स्वार्थ परिग्रह को आश्रय देता है, संघर्ष को बढ़ाती है। अतः उन्होंने इस अहिंसक संघर्ष में तब्दील किया। उनका न्याय संहिता का हुए सिद्धांत एक विकसनशील सिद्धांत रहा है। तार्किकता। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत न्याय संहिता सिद्धांत की तार्किकता को हम निम्नानुसार बिंदुओं के माध्यम से विवेक कर सकते हैं। पहला, गांधी जी न्याय संहिता को यज्ञ अवधारणा के साथ जोड़ते हैं। इनके लिए यज्ञ का अर्थ है कोई ऐसा कृत्य जो फल की कामना के बगैर दूसरों के कल्याण के लिए किया गया हो। इसे आप एक बार देख लेना, पूरा आंसर है इसमें। दूसरा, गांधी जी नैतिकता के आधार के रूप में ईशोपनिषद के मंत्र ईश्वासमिद सर्वं की व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। तीसरा, गांधी जी नैतिकता के आधार के रूप में अपरिग्रह एवं अस्तित्व के आधार्मिक सिद्धांत को अर्थशास्त्रीय आयाम प्रदान करते हैं। और गांधी जी सामाजिक न्याय को नैतिकता विचार के स्थानों में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि गांधी जी पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन के जरिए उनके नैतिक उत्कर्ष की आकांक्षा रखते हैं। इसके पीछे तर्क है कि हिंसा केवल शोषित को ही क्षति नहीं पहुँचाती, बल्कि शोषक के प्रति पहले हिंसक होती है। यानी शोषण पहले अपने मनुष्यता त्याग कर अपने प्रति हिंसक होता है, तब अन्य के प्रति हिंसक होता है। अतः किसी प्रकार की हिंसा सर्वप्रथम अपने प्रति हिंसा है। गांधी जी इस तर्क के आधार पर पूंजीपतियों को यह अवसर देते हैं, प्रतीत होते हैं कि वह स्वयं तथा दूसरे न्याय सिद्धांत के पूंजीपति के जीवन के बने रहने के पीछे तर्क है, उनके अनुभव का लाभ उठाया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साम्यवादी रूस में भी 1917 की क्रांति के बाद राज्य उत्पादन व्यवस्था में मैनेजर पद का उद्भव हुआ, जो उत्पादन व्यवस्था को देखता था। गांधी जी चाहते थे कि पूंजीपति अपने कौशल अनुभव का प्रयोग जनता के हित में करें। सबसे महत्वपूर्ण बात की और इंगित एक करते हुए अपनी चिर परिचित शैली से अलग चेतावनी देते हुए अंदाज में कहते हैं। फिर आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन, हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए संगठन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। F.W. टेलर के समकालीन हेनरी फेयोल को यह पेश दिया जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम प्रशासन के सामान्य सिद्धांत का प्रत्यायन किया, जिसने समस्त यूरोपीय उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। उन्होंने 1916 में जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखी। यह अपने क्षेत्र में प्राचीन और शास्त्रीय रचना मानी जाती है। उसके संबंध में उर्विक ने लिखा कि यूरोप और विशेषकर लैटिन अमेरिकी देशों में वाणिज्य प्रबंधन के विचारों पर किसी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा समय इसका अधिक प्रभाव है। फेयोल द्वारा किए गए प्रबंधिक योगदान को निम्न आधार पर
जाना जा सकता है। औद्योगिक क्रिया फ्यूल के 6 क्रिया देखने को मिलती है: तकनीकी क्रिया, व्यापारिक क्रिया, वित्तीय क्रिया, सुरक्षा क्रिया, लेखाकरण क्रिया, प्रबंधकीय क्रिया। प्रबंध के कुछ तत्व हैं, प्रबंध के कुछ सिद्धांत हैं जो हेनरी फ्यूल ने बोले थे। इसमें 14 सिद्धांत हेनरी फ्यूल की जगत में एक महान देन थी। प्रबंध के परिशिक्षण गुण हैं, जैसे शारीरिक गुण, मानसिक गुण, नैतिक गुण। प्रबंधों की सार्वभौमिकता है कुछ आपकी। ने अपनी पुस्तक तथा भाषा में प्रबंध के सिद्धांत को सार्वभौमिक माना है। हर एक क्षेत्र में इन सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। इनके अनुसार यह संहिता आवश्यक है, चाहे वह वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या उदारता हो। इस प्रकार हेनरी फ्यूल के प्रबंध के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण आज भी प्रबंध जगत में इसका अध्ययन किया जाता है। उनके प्रबंध के सिद्धांत इतने व्यापक हैं कि उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन करके किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, मैक्स वेबर ने विभिन्न प्रकार की पराधिकार की संरचना को निर्धारित किया, टिप्पणी कीजिए। वेबर को आर्थिक समाजशास्त्र और धर्म के समाजशास्त्र के संयोजन के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जो कि पूंजीवाद की उत्पत्ति को समझने के साधन के रूप में धर्म में अंतर्निहित सांस्कृतिक प्रभाव के महत्व पर बल देता है। वेबर सबसे पहले अपने सिद्धांत को अपने मौलिक काम द प्रोटेस्टिंग एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैल्विन में विस्तृत करेंगे, जहाँ उन्होंने तपस्वी प्रोटेस्टेंटवाद को बाजार संचालित पूंजीवाद के उदय में शामिल प्रमुख इच्छा समानता के रूप में जिम्मेदार ठहराया और तर्कसंगत कानूनी राष्ट्रीय राज्य में पश्चिमी दुनिया में प्रोटेस्टेंटवाद के मूल सिद्धांत के रूप में पूंजीवाद को बढ़ावा देने का तर्क देते हुए वेबर ने सुझाव दिया कि पूंजीवाद की भावना प्रोटेस्ट धार्मिक मूल्यों में निहित है। आपको देख लेना, सब पूरा समझाया वेबर ने क्या क्या आपका आर्थिक कार्य समझाया था। फिर आपका इसमें कि सार्वजनिक जीवन में वेबर सीनियर की भागीदारी ने उनके घर और राजनीति के शिक्षा दोनों में डुबो दिया, क्योंकि उनके सैलून ने कई प्रमुख विद्वानों के शारीरिक हस्तियों को स्वागत किया। एक बार देख लेना। फिर क्या मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत था। विशेष रूप से वेबर 3 पहलुओं को नोट करता है: नौकरशाही प्रशासन के साथ, निजी क्षेत्र में, और नौकरशाही पर अनुसार। कुछ भूमिकाएं थी इसकी: योग्यता के भर्ती पर एक पर्सन नियुक्ति, पर्सन के साथ करियर, पद अनुक्रम, जिम्मेदारी और जवाबदेही। धर्म के समाजशास्त्र के क्षेत्र में वेबर का काम द प्रोटेस्टिंग एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म निबंध के साथ शुरू हुआ और द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया प्राचीन यहूदीवाद में अपने विशेषण से जारी रहा। वेबर ने धर्म को प्रमुख सेक्टर में भी देखा था। वेबर द्वारा उन उल्लेखनीय कारकों में वैज्ञानिक खोज का तर्कवाद, गणित के साथ अवलोकन का विलय, छात्रवृत्ति और न्यायशास्त्र का विज्ञान, तर्कसंगत व्यवस्थाकरण और सरकारी प्रशासन और आर्थिक उद्यम का नौकरशाहीकरण शामिल है। अंत में वेबर के अनुसार धर्म में समाजशास्त्र का अध्ययन पश्चिमी संस्कृति के एक विशेष भाग पर केंद्रित था, जादू में विश्वासों की गिरावट, या जिसे उन्होंने दुनिया का मोहभंग कहा है। पार्ट 1 से हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, पार्ट 2 से 2 क्वेश्चन और करते हैं, टोटल 5 हो जाएंगे। इसमें आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 6, अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों के स्वरूप पर एक टिप्पणी लिखिए। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है मोटस। हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति कोई प्रक्रिया या व्यवहार करता है। यह उत्तेजना बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की हो सकती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। अभिप्रेरणा की परिभाषा वुड के अनुसार कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और अनियमित करने की प्रक्रिया का प्रेरणा कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार है, थॉमसन ने अभिप्रेरणा के प्रकार सकारात्मक और अभिप्रेरणा नकारात्मक अभिप्रेरणा। जो बड़ी ईजी है, जो अपनी इच्छा से वो सकारात्मक है, जो अपनी इच्छा से ना हो किसी भाव दबाव से वो नकारात्मक है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत है: पहला, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत; दूसरा, अंतर्मनोरथ सिद्धांत; तीसरा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसमें 2 पार्ट और है: मूल प्रवृत्ति, अचेतन मन; चौथा, प्रोत्साहन का सिद्धांत। जो आपका इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। नवीन लोक का प्रशासन का परिचय। लोक प्रशासन के क्षेत्र में 1968 के बाद नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ। इन्हीं नवीन विचारों को
नवीन लोक प्रशासन की संख्या दी। 1971 में फैक्र मैरिनी द्वारा संपादित पुस्तक नवीन लोक प्रशासन मिनोब्रुक परिप्रेक्ष्य के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन की मान्यता प्राप्त हुई और नवीन लोक प्रशासन के उदय और विकास में मील का पत्थर साबित हुए। निम्न घटनाएं 1967 में सार्वजनिक सेवा संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन, दिसंबर 1967 में फिलाडेल्फिया में हुए लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार संबंधी सम्मेलन, 1986 में आयोजित मिनोब्रुक सम्मेलन, 1971 में फ्रैंक मैथिनी के संपादन में प्रकाशित नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिनोब्रुक परिप्रेक्ष्य, 1971 में डोहार्ट वाल्डो द्वारा संपादित उथल पुथल में लोक प्रशासन का प्रकाशन। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं ग्राहक उन्मुखता, उत्तरदायिता, लोचदार प्रशासन ढांचा, जन सहभागिता। फिर आपका नवीन लोक का पूरा विशेषता बता रखी है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, एक बार पढ़ते ही समझ आएगा, इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन का आंसर। नवीन लोक प्रशासन की आलोचना फिर समझाया हुआ है और लास्ट में इसमें किसी व्यवहार तथा लक्ष्य आधारित सिद्धांत की खोज के प्रयत्न नहीं किए गए। नवीन लोक प्रशासन के विचारकों ने विकास के लिए आवश्यक तकनीकी की अनदेखी की है। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद नवीन लोक प्रशासन ने पारंपरिक सिद्धांत को झटका दिया। नवीन लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन को उस समय उत्प्रेरित किया जिस समय इस विशेष विषय का आत्मबल गिरा हुआ था। आज नवीन लोक प्रशासन में अपना एक स्थान है और इसका सीधा संबंध समाज से जुड़ गया है। आपका इस क्वेश्चन का डिस्कशन यही खत्म होता है। आगे और क्वेश्चन पेपर और एक्स्ट्रा इकोनॉमिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।